चलो सब लोग इधर देखो, अब थोड़ा सा 5 मिनट देखो, बस 5 मिनट में समझ जाओगे। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे तुम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, 2 सेंटेंस था उसमें, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी 2 टेंस मिलेगा। एक में कितने टेंस मिलेगा? 2 टेंस। और दोनों को बिफोर या आफ्टर से अलग किया गया होगा। देखो यहाँ पे पहचान देखो, इसमें अंत में क्या होता है, इसमें भी अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हम बताए थे स्टार्टिंग में फ्यूचर टेंस जितना है सब में गा गे गी आएगा, लास्ट में गा गे गी आएगा। तो इसमें भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब पूर्ण भविष्य काल। देखो इसमें भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द लास्ट में आएंगे ऐसे, और 2 काम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया ना, राम के आने से पहले हम पढ़ चुके होंगे। इसमें 2 काम हुआ है ना, राम के आने से पहले हम पढ़ चुके होंगे। पहचान जानना जरूरी है, पहचान जान लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में आना चाहिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें भी 2 काम हुआ रहेगा। जो काम पहले होगा, एक काम उसमें से पहले होगा, एक काम उसमें से बाद में होगा। जो काम पहले होगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आज जो काम बाद में होगा उसको देखो, उसको किस में अनुवाद करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। एक बार फिर से सुनो, इसमें भी 2 काम हुए रहेंगे। जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन पास्ट टेंस में क्या हो रहा था, जो काम पहले हो रहा था उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद कर रहे थे, और जो काम बाद में हो रहा था उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन इसमें देखो एक काम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे, आधा का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बीच में हम लोग जो बिफोर, आफ्टर या व्हेन जो भी आएगा उसको लिख लेंगे। यहां देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल देखो क्या हो सकता है, सोच के देखो क्या हो सकता है। फ्यूचर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसका विल, और इसके साथ हैव जोड़ लेंगे। हाई देखो ना, डबल एल है, इसके साथ क्या जोड़ लेंगे? हैव। हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। इतना समझ में आया? याद देखो उसके बाद बीच में क्या रहेगा? बिफोर। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल किसी को मालूम है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर लिखते हैं। हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो पढ़ाए हैं उसमें सब बता चुके हैं कैसे बनता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाए थे ना, उसमें बताए थे कब यस आता है, कब यस आता है। एक बार ध्यान से सुन लो जल्दी जल्दी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल। देखो अगर वर्ब के अंत में यस, यच, यक्स, देखो यच बोल रहे हैं, यक्स, यस, यस, यच, यक्स, यस, यच, ऐसे शब्द आते हैं ना तो ई एस लगाते हैं। उसमें क्या लगाएंगे? ई एस। बाकी सभी में यस लगाएंगे। और ध्यान से एक बात और सुन लो, देखो अगर सब्जेक्ट इसमें आई, यू, दे, और आई, यू, दे और जितने भी प्लूरल नंबर आ रहे थे उन सब में वर्ब में यस या यस नहीं लगाते थे, यस चाहिए यस नहीं लगाते थे, यही ना बता रहे थे। अब बाकी सब में जितने भी ही, सी, इट आते थे उसमें हम लोग वर्ब में यस या यस लगाते थे। समझ में आ गया होगा रूल क्या होता है? तब अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा इसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा। इसको एक बार ध्यान से देख लो, इसको
नोट में। अब ऐसा मत करना कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हम हैज हमेशा लिखवाते थे तो हैज लिख देंगे, इसमें हमेशा है भी आएगा, इसको ध्यान में रखना। कोई भी सब्जेक्ट हो क्या आएगा, हैव। और एक नोट हम लिखवाते थे हमेशा आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। यह रूल वैसा ही चलेगा जैसा था, उसको भी लिखवाना जरूरी नहीं है, उतना समझ ही रहोगे। हर चीज लिखवाया थोड़ी ना जाता है, कुछ समझा भी करो बोलने पे, क्योंकि वो लिखवा चुके हैं हम पहले, अभी उसी को नोट में लिखवाएंगे। देखो अब इसका इंग्लिश हम करेंगे, यहाँ पे करें ना, ट्रांसलेट करें इसको, ऊपर जो लिखा गया है, बताओ। देखो यहाँ पे इसमें बताओ कौन सा काम पहले हुआ है, हम पढ़ चुके होंगे, यही वाला पहले हो गया है, तो इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे इधर। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी के साथ क्या आता है, शैल, उसके बाद हैव भी लिखना है, देख रहे हो ना, सब्जेक्ट उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक, उसके बाद हैव, वी शैल हैव, उसके बाद क्या है, पढ़ चुके थे ना, तो रीड, रीड, उसके बाद लिखेंगे बिफोर, बिफोर लिख दिए। उसके बाद उसका राम के आने से पूर्व, उसका इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन उसका नियम होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बिफोर राम कम होता है ना, यस जोड़ लेंगे, ई रहता है लास्ट में, इसमें यस जोड़ लेंगे, बिफोर राम कम। समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो नोट कर लो। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, अब निगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पहले तुम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हो, सब कैसे होगा। देखो जी निगेटिव सेंटेंस देखो, वाक्य में कौन सा शब्द मिलना चाहिए, नहीं शब्द मिलना चाहिए, और अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वही सब। जैसे एक वाक्य देखो यहाँ पे लिखे हैं, राम के आने से पहले हम नहीं पढ़ चुके होंगे, दिख रहा है, राम के आने से पहले हम नहीं पढ़ चुके होंगे। देखो इस वाक्य में कहीं ना कहीं नई शब्द दिख रहा है, यहाँ देखो नई शब्द दिख रहा है ना पूरे वाक्य में, कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। और यहाँ देखो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आया है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें भी वही चीज है, जो काम पहले होगा उसको, जो काम पहले होगा उसको किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन निगेटिव वाला रूल किसमें लगाएंगे, निगेटिव वाला रूल किसमें लगाएंगे, यह जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, यही निगेटिव में बनेगा, यही निगेटिव में होगा। समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, यही वाला निगेटिव में। अगर निगेटिव वाक्य हो जाता है तो विल और शैल के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, विल या फिर शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद लिखेंगे हैव। बीच में बिफोर लगाएंगे, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। देखो एक बार, जिस वाक्य का हम लोग फ्यूचर टेंस में अनुवाद करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस वाक्य का हम लोग अनुवाद करेंगे, उसी में निगेटिव का रूल लगेगा, उसी में ही नॉट लगाएंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे नॉट लगा दे, इस वाले में, इस वाले में नहीं लगाना है। इस वाक्य को बना के दिखा रहे हैं इंग्लिश में, करें इसको इंग्लिश में, देखो तो मिटका दें इतना, जो डिजाइन बना हुआ है इसको मिटका लेने दो। देखो यहाँ पे, राम के आने से पहले हम नहीं पढ़ चुके होंगे, इसका ना इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे वी शैल नॉट, उसके बाद लिखेंगे है। इतना समझ में आ गया, वी शैल नॉट हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव के बाद वर्ब, वर्ब के लेकिन थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद लिखेंगे बिफोर,
बिफोर के बाद राम के आने से पहले, तो राम कम, समझ में आ गया। निगेटिव सेंटेंस समझ में आया सबके? किसी का कहीं कुछ गड़बड़ी है? समझ में आ गया? लिखो अब, फटाफट छाप लो। यहां देखो, यहां एक वाक्य लिख रहे हैं, डाक के जाने से पूर्व, और पूर्व लिखे, इसका मतलब ये मत समझना कि पहले इस वाक्य में आया ही नहीं है, पूर्व ही पहले है। डाक के जाने से पूर्व मैं पत्र लिख चुका हूंगा, लिख चुका हूंगा। कौन सा सेंटेंस है ये? बोलो, कौन सा टेंस है? लिख चुका हूंगा। देखो यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो वाक्य भी इसमें भी है। जो काम पहले हुआ है उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसको इधर करके बनाएंगे, इसको इधर करके बनाएंगे। कभी कभी किताबों में उसको वहीं करके बना देता है, इसको यहीं बना देता, इससे कंफ्यूज मत होना। चलो देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग? इधर करते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूंगा, यही ना। इसके लिए होगा आई शैल हैव रिटेन, यही ना होता है, रिटेन लेटर। आई शैल हैव रिटेन लेटर, उसके बाद लिखेंगे बिफोर, BEFORE है लिखा गया, बिफोर। डाक का मतलब इंग्लिश होता है पोस्ट, बिफोर पोस्ट गो, ES जोड़ लेंगे, हो गया ना। इसको मिटा के लिखे, इसको मिटा के, रूल मिटा के लिख दे रहा है नीचे एक वाक्य। यहां पे देखो, चंद्रमा, क्या लिखे हैं? चंद्रमा निकलने से पहले बच्चा सो चुका होगा। चंद्रमा निकलने से पहले बच्चा सो चुका होगा। कौन सा टेंस है? चंद्रमा निकलने से पहले बच्चा सो चुका होगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो काम पहले हुआ उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हुआ उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको करो तुम लोग, जिसको मालूम होता हो तो पहले ही बना लेता है। देखो इधर बन गया ना सबका। जो कौन सा काम पहले हुआ है? बच्चा सो चुका होगा, इसको बनाते हैं हम चाइल्ड। देखो जो जाति का बोध कराता है ना, उसके पहले दो लगा लेते हैं। द चाइल्ड, देखो यहाँ पे विल क्या लगेगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैव। बिफोर, बिफोर क्या है? द। अब देखो जो ने एक, जो विश्व में एक नाम के एक क्या चीज है, उसके पहले भी दो लगाते। चंद्रमा कौन कब है? एक ना है, उसके पहले भी दो लगाएंगे। सूरज कब है? एक तो है, उसके पहले भी दो लगाएंगे। देखो बिफोर द मून, मून माने चंद्रमा, मून राइज, यह से जोड़ लेंगे। देखो अगर सनराइज यहाँ पे सनराइज लिखते हैं तो सूर्य निकलना हो जाता है, मून राइज लिखे हैं तो चंद्रमा निकलना।